गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 का पार्ट 3 बस की यात्रा, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। अब इन्होंने इस पार्ट में क्या करा, हल्के फुल्के मजाक को लिया है। अब वो अपने मित्रों के साथ में 5 मित्र उनके है ना, उनके 5 मित्रों के साथ वो शाम की 4 बजे वाली बस से क्या कर रहे हैं, जबलपुर के लिए जा रहे हैं। अब जबलपुर जाना है उनको, सुबह जल्दी पहुंचना है। अब सुबह जल्दी पहुंचना है, तब उनको रास्ते में क्या ट्रेन मिली नहीं थी, इसलिए वो उन्होंने कहा कि क्यों ना इस बस में ही चला जाए। इसीलिए उनको वापसी का रास्ता अपनाना ज़रूरी था। और लोगों ने सलाह दी कि समझदार लोग इस शाम वाली गाड़ी में क्या करते हैं, सफ़र नहीं करते हैं। तो लेखक कहते हैं, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं या बस क्या डाकिन है। अब बस की जो स्थिति दिख रही है वो बिल्कुल डाकिन के समान दिख रही, बिल्कुल पुरानी सी, बिल्कुल जर्जर हो गई है बस। अब बस क्या है, एक प्राइवेट कंपनी की बस है। बस को देखते से बिल्कुल श्रद्धा भाव उमड़ जाते हैं। ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही ये बूढ़ी है, वयोवृद्ध हो चुकी हो, सदियों पुरानी है, सदियों से अपना अनुभव लिए हुए सफ़र कर रही है। अब ऐसा लग रहा है लेखक को कि वृद्धावस्था में इसे क्या होना चाहिए, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। बस पूजा के योग्य है, उस पर सवारी कैसे करें, लेखक ये सोच रहे हैं। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी में जा रहे हैं, जिसकी बस है, वो मालिक जो हैं वो भी बस में जा रहे हैं। अब लेखक ने बस वाले से पूछा, ये बस चलती भी है? वो बोले, चलती क्यों नहीं है जी, चलेगी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम भी देखना चाहते हैं। लेखक कहते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि आप अपने आप चलती है या हाँ जी, और कैसे नहीं चलेगी। गजब बात हो गई, ऐसी बस को देखकर सबको आश्चर्य हुआ कि ये कैसे चलती होगी, इतनी पुरानी बस है। हम लेखक क्या है, आगे पीछे होने लगे। डॉक्टर का एक जो मित्र थे, लेखक के जो मित्र थे साथ में, उन्होंने कहा, डरो मत, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। ये हमको बेटों की तरह गोद में बिठाकर क्या करे, सफ़र करवाएगी, ले जाएगी। और लेखक अपने मित्रों के साथ में बैठ गए। जो हमको लेखक कह रहे हैं कि जो हमको छोड़ने आए थे, बस तक छोड़ने आए थे, वो हमको इस तरह से देख रहे थे जैसे कि ये अंतिम विदाई दे रहे हैं। उनकी आंखें इस प्रकार बता रही थी और कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फ़कीर। अब लेखक को लेखक भी क्या है, सोच में पड़ जाते हैं कि यार ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों सोच रहे हैं। इंजन स्टार्ट हुआ। अब जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ, ऐसा लगा कि पूरी बस इंजन बन गई है। हम इंजन के भीतर बैठे हुए हैं। बस में क्या कांच कम बचे थे, वो जो बचे हुए थे उनसे हमको बचना था। हम फ़ौरन, लेखक क्या होता है, फ़ौरन खिड़की से दूर खसक जाते हैं। इंजन चला और लेखक को लगा कि सीट के नीचे ही इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी। लेखक को लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त की अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। उसका बस का हर हिस्सा असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। लगता था कभी सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल जाएगी, और कभी लगता था कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। अब 8-10 मील चलने के बाद सारा भेदभाव मिट गया। समझ में नहीं आ रहा था कि लेखक को कि हम सीट पर बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में क्या हो गया, छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रख दिया और नली डालकर इंजन में भेजने लगे। अब लेखक को क्या उम्मीद, लेखक उम्मीद कर रहे थे कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे। जैसे माँ बच्चे को दूध शीशी से पिलाती है, वैसे ही इंजन को पिला रहे थे वो। बस की रफ्तार अब कितनी थी, 10 से 15 मील हो गई थी। लेखक को लगा कि अब किसी हिस्से पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेखक के मन में बार बार ये विचार आने लगे। और जो दृश्य थे, प्रकृति के जो दृश्य थे, बहुत ही लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे।
और लेखक जब वो पेड़ को देखते हैं तो पेड़ को देखने से अपना देखने पर ऐसा लगता है कि दुश्मन समझ रहे थे। जो भी पेड़ आता है तो डर लगता था लेखक को कि कहीं ये बस इससे टकरा ना जाए। जब वो पेड़ निकल जाता है तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार होता है। झील दिखती तो सोचता है कि बस इसमें कहीं गोता लगा ना दे। एकाएक बस फिर रुक गई, अचानक बस रुक जाती है। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, पर यह तो इत्तेफाक की बात थी, पता नहीं क्यों रुक गई है। और क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया, चांदनी रात थी और पेड़ों की जो छाया थी बड़ी दयनीय लग रही थी। लग रहा था कि कोई बूढ़ी औरत थक कर बैठ गई है। बस को देखने के बाद लेखक को ऐसा लग रहा था और लेखक को बड़ी ग्लानि हो रही थी कि बेचारी बस पर हम क्या लद कर जा रहे हैं। इसका प्राणांत हो गया तो प्राणायांत यानी अंत, यह उसकी मृत्यु। तो इसको बियाबान जंगल में इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। बियाबान यानी उजाड़ जंगल में ही इसका अंतिम क्रिया करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने जब इंजन खोला और सुधारा, बस आगे फिर चली। उसकी चाल क्या हो गई थी, कम हो गई थी और धीरे 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 उसकी वृद्ध आंखें यानी उसकी जो लाइट थी हेडलाइट वो भी क्या हो गई, जाने लगी थी। और चांदनी रात में रास्ता टटोल टटोल कर बस क्या कर रही थी, रेंगते हुए आगे पीछे देखती हुई जा रही थी। वह एकदम किनारे खड़ी, और आगे से कोई अगर गाड़ी आती तो एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही है। आगे चलने के थोड़ा और आगे चलने के बाद एक पुलिया आता, पुलिये के ऊपर जब बस पहुंचती है तो वहां जाने के बाद एक टायर, बस का एक टायर पंचर हो जाता है और जोर से बस क्या होती हिलकर उसकी स्पीड से उछल आगे चली जाती है। अगर स्पीड ज़्यादा होती बस की तो वह जाके सीधे नाले में गिर जाती है। अब कंपनी के हिस्सेदार की तरफ लेखक ने फिर श्रद्धा भाव से देखा और वह टायरों की हालत जानते थे। टायर बिल्कुल ही खराब हो चुके थे, फिर भी वो जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। तो लेखक सोचते हैं कि इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मारे जाते और देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते। कहते वह आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए अपने प्राण दे दिए हैं, मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा भी टायर कैसा था, घिसा हुआ टायर था। वो क्या करा, बस में लगा दिया और उसको चालू करा, वापस पंचर सुधार दिया और बस फिर चली। अब हमने वक्त, लेखक जो कहते हैं कि अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी कि पन्ना कभी भी हम समय पर नहीं पहुंचेंगे या पहुंचेंगे ही नहीं, पता नहीं लगता नहीं था कि हम पन्ना पहुंच पाएंगे। सारी ज़िंदगी इस बस में ही गुजर जाएगी और सीधे यहाँ से क्या लोग प्रयाण कर जाना है, मतलब यहीं से सीधे ऊपर चले जाएंगे। अब लेखक क्या कहते हैं कि हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गया था कि अब यहाँ से इसके आगे कोई भी मंजिल नहीं, रास्ता नहीं। अब वो सारी चीज़ें वो सब छोड़ चुके थे कि अब चिंता करने से कोई फ़ायदा नहीं। लेखक कहते हैं कि हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए, हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए, चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। बच्चों इस पार्ट को आप फिर से पढ़ें और फिर समझें और इसके फिर आगे हमें अगले वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर बता दूंगी। थैंक यू।